जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन एंड एमसीक्यू करेंगे। तो ये आपका बेसिकली पार्ट 1 होगा और इसके बाद आएगा आपका पार्ट 2 जो कि होगा स्पेस कम्युनिकेशन का। तो ये लेक्चर काफ़ी लेंथी रहने वाला है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम आपके स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, ये सोचकर कि आप लोग इसको खुद से कर लोगे, लेकिन इसमें टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। तो इस लेक्चर को हम शुरू से लेकर लास्ट तक करेंगे और फुल डिटेल में जाएंगे, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है वो आप पर नहीं रहे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और अपने सेल्फ नोट्स बनाइएगा, और बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको जरूर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। जैसे आपको रेगुलर तरीके से बताया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम ये होता है, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, इस तरीके से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम जनरल वे में जाएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए और आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी संचार व्यवस्था के अवयव क्या होते हैं, यानी कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे, आसानी से आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम की यानी संचार की जो विधा होती हैं, मोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो 2 टाइप के मोड होते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि सीएस की जो मूल शब्दावली है 12 होंगी, उन 12 को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपसे कोई भी एमसीक्यू नहीं बचे। तो इस लेक्चर को जरूर ध्यान से देखिएगा, तभी आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर समझ में आएगा, जो कि होगा आपका स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल, यानी कि सिग्नल आपके 2 टाइप के होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, एनालॉग और डिजिटल। नेक्स्ट होगा आप लोगों का मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी, यानी कि मॉड्यूलेशन की क्या ज़रूरत होती है और क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो कि आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी में मॉड्यूलेशन कवर हो जाएगा, लेकिन इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है इसको हम आगे जाकर कवर करेंगे। फिर होगा आप लोगों का डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, यानी डिमॉड्यूलेशन की क्या आवश्यकता होती है, फिर उसको देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग करेंगे अपने हर बार की तरह एमसीक्यू। तो बने रहिए इस वीडियो में, इस लेक्चर को शुरू से लेकर ध्यान से देखिएगा और ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्न विद डिफेंस ऐप को। ऑल पीडीएफ आर अवेलेबल। अगर नहीं कोई अवेलेबल होती है तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम वहाँ पर उस पीडीएफ को भी अवेलेबल करा देगी। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लर्न विद प्राइम ऐप को। एयरफोर्स के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एज वेल एज यहाँ पर फ्री टेस्ट भी कराए जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जाकर जरूर इंस्टॉल कीजिए और फ्री टेस्ट में एनरोल कीजिए। और आप लोग इसकी प्राइम टेस्ट सीरीज में भी एनरोल जरूर करिए, जो कि आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हो कि पुराने स्टूडेंट्स ने लॉकडाउन में किस तरीके से इससे बेनिफिट उठाया है, आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, संचार व्यवस्था क्या होती है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम सिंपल सा क्या है, किसी इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, वो आपका क्या होता है कम्युनिकेशन। और बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें यूज होते हैं, तो इसलिए इसको हम सिस्टम बोलेंगे। तो किसी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, यानी कि इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, वो आप लोगों का होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। एग्जांपल के तौर पर फ़ोन, एग्जांपल के लिए ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकल रही है यानी ट्रांसमिट हो रही है और आपके फ़ोन के थ्रू रिसीव हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिशन और आपके यहाँ पर रिसेप्शन। तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी कि सूचना का भेजना, ग्रहण करना एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा इसे विद्युत संकेतों में बदलने की प्रक्रिया को संचार व्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं वॉइस यानी साउंड में, लेकिन आपके पास ये कैसे पहुँच रही है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से। क्योंकि जो वॉइस है उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर आपके पास पहुँचाया जा रहा है, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल से फिर से ये वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आपका फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो ये आपके सभी बेसिक से कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अवयव क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें यूज होते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराने में मदद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स होंगे आप लोगों के। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 होता है आपका ट्रांसमीटर, यानी कि जहाँ से
ट्रांसमिशन किया जाएगा, यानी कि सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल में, फिर उसको एक चैनल के थ्रू पास किया जाएगा, यानी जो मोड होगा इतनी दूरी कवर करने के लिए जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग चैनल बोलेंगे, और फिर आपके पास जो पहुंचने से पहले उसको कन्वर्ट किया जाएगा, सेम जो यहाँ से निकल के गया है इंफॉर्मेशन उसको हम लोग रिसीवर बोलेंगे, उसकी मदद से ये हम करेंगे। तो बेसिकली 3 एलिमेंट हैं, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और आपका लास्ट रिसीवर यानी अभिग्राही। तो इस तरीके से आपके 3 एलिमेंट होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ CS, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत आएगा, सोर्स आएगा जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन निकलेगी। सोर्स हो गया, सोर्स हो गए हम, और इस सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन निकल रही है जो कि हो गया एक मैसेज सिग्नल। इस सिग्नल को पहले कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो वो किसके थ्रू किया जाएगा, ट्रांसमीटर के थ्रू। अब इस ट्रांसमीटर के थ्रू जो सिग्नल निकलेगा ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा जो कि एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। अब इसको एक चैनल के थ्रू पास किया जाएगा, यानी कि जो मोड है, जितनी भी बीच में प्रोसेस हो रही है उसको हम लोग एक बल्क में चैनल बोल रहे हैं, एक टेक्निकल टर्म में। और इस चैनल में अब आपके सामने बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है या फिर एक ही कॉल आपके साथ नहीं होती है, हजारों लाखों करोड़ों कॉल्स या करोड़ों वीडियोस अपलोड होती हैं या वीडियोस ट्रांसमिट होती हैं। तो अब इसमें चांसेस है नॉइज़ आने के, तो यहाँ पर इसमें नॉइज़ भी ऐड हो जाएगी। नॉइज़ क्या है, बेसिकली अनवांटेड साउंड है, जो कि आप लोगों ने फ़ोन कॉल पर ज़रूर महसूस किया होगा। जब भी आप लोग कॉल करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ और आवाज़ें आ रही हैं, तो वो होती है बेसिकली नॉइज़, जो कि अब काफ़ी कम कर दी गई है टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ। तो यहाँ चैनल से जो निकलेगा वो होगा रिसीवर सिग्नल, क्योंकि अब रिसीवर इसको रिसीव करेगा और उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रिसीवर, और रिसीवर से अब आपका जो आप हो, आप तक ये ओरिजिनल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन थी, मैसेज सिग्नल था, उसको कन्वर्ट कर देगा और इसका हो जाएगा यूज, यानी कि आपके काम में आएगा ये, आप उसको समझ सकते हो। आपकी जो इन्फॉर्मेशन की बात निकल कर आई वो आपके पास एज इट इज़ पहुँच गई। तो ये जो 3 हमने देखे थे, ट्रांसमीटर नंबर 1, नंबर 2 चैनल, नंबर 3 रिसीवर, तो ये आपके बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। अभी इसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी काफ़ी लंबी है, 12 पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। आई होप आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा। सबसे पहले सोर्स के थ्रू आपका मैसेज सिग्नल निकलेगा और मैसेज सिग्नल को पहले ट्रांसमिट किया जाएगा। जैसे अभी ये ऑडियो है तो इस ऑडियो को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा ट्रांसमीटर के थ्रू। ट्रांसमीटर से ट्रांसमिटेड सिग्नल निकलेगा जो कि एक चैनल के थ्रू पास होगा। चैनल क्या हो गए, आप लोगों के जितने भी वायर्स हो गए, केबल्स हो गए या आपके टावर्स हो गए, जितने भी आपके मोड ऑफ प्रोपोगेशन हैं, उन सभी को यहाँ पर चैनल बोला जा रहा है। और फिर चैनल से पहुँचेंगे रिसीवर तक, जो कि आपका मोबाइल हो गया, वहाँ पर एक रिसीवर भी होता है और एक ट्रांसमीटर भी होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं। जब आप बोलते हो तो ट्रांसमिट होता है और जब आप सुनते हो तो रिसीव होता है। तो मोबाइल में दोनों चीज़ होती हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम की कौन कौन सी विधाएं होती हैं। तो 2 टाइप्स के आपके मोड होते हैं। नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट और नंबर 2 आप लोगों का होता है ब्रॉडकास्ट। तो पॉइंट टू पॉइंट का सिंपल सा एग्जांपल है आप लोगों का फोन कॉल, और ब्रॉडकास्ट का आपका जैसे कि यूट्यूब हो गया, टीवी हो गया, यानी जहां पर एक ही ट्रांसमीटर होता है यानी संप्रेषक होता है और रिसीवर बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट बोलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, फिर एक बोलता है फिर दूसरा सुनता है। तो इस तरीके से आपके 2 मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। तो एक एक करके हम इनको डिटेल में समझेंगे। अब आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होगा, 1 ट्रांसमीटर होगा, 1 रिसीवर होगा। तो यही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, मैसेज इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लिंक बिटवीन अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। यानी इस विधा में एक एकल प्रेषित्र होता है तथा एक एकल अभिग्राही के बीच संयोजन के माध्यम से संचार होता है। उसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट या बिंदु से बिंदु कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही है, टेलीफोन। नेक्स्ट है आप लोगों का ब्रॉडकास्ट, प्रसारण जिसे हम बोलते हैं। आप लोगों ने प्रसारण कई बार सुन रखा होगा। तो जैसे कि आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो या कोई भी गेम देखते हो तो वो क्या हो रहा है, प्रसारण बोलते हैं जिसको हम लाइव प्रसारण।
तो उसका मतलब ही यही होता है कि ट्रांसमीटर एक है, रिसीवर बहुत सारे हैं, तो वो एक ब्रॉडकास्ट का मोड है, इसलिए उसको प्रसारण बोला जाता है। तो इसमें क्या हो गया, वन ट्रांसमीटर बट मैनी रिसीवर्स। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, हियर इज वन ट्रांसमीटर बट देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर, या फिर ह्यूज नंबर ऑफ रिसीवर। क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टीवी, रेडियो, यूट्यूब, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बेसिक टर्मिनोलॉजी को अब हम कवर करेंगे। अभी तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, उसकी कौन कौन से मोड होते हैं, ब्लॉक डायग्राम हमने समझा। लेकिन अब जो आपके एमसीक्यू बनेंगे उसको समझने से पहले हमें ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम आपका और भी होते हैं, फिजिकल कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है, पहले एक व्यक्ति संकेत को सुनता था और वहां जाकर एज इट इज सुना दिया करता था। तो वो आपका फिजिकल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, जैसे कि पत्र लिख देना, ईमेल लिख देना। ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। लेकिन जो चिट्ठी लिखी जाती थी वो आपका फिजिकल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो हम लोग भी बेसिक टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम की ही कवर करेंगे, जो कि आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट्स को अब आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और ध्यान से देखिएगा। तो 12 पॉइंट्स होते हैं, एक एक करके आपके सामने हैं। ट्रांसड्यूसर, सिग्नल, नॉइस, ट्रांसमीटर, रिसीवर, एट्यूनेशन, एम्पलीफिकेशन, रेंज, बैंडविड्थ, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, रिपीटर। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसड्यूसर क्या होता है, यानी ट्रांसड्यूसर का क्या उपयोग है, इसके बारे में हम जानेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था, सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन निकली और इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमीटर द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ट्रांसमीटर के अंदर ही ट्रांसड्यूसर होता है, वह इस काम को करता है। यानी जो आपका वॉइस सिग्नल है या वीडियो है, उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ए ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने अपने रिकॉर्डर में चेक कर सकते हो, जो आपका वॉइस रिकॉर्डर है, जब आप बोलते हो तो वो कुछ इस तरीके से कर्व बनाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको अभी चेक कर सकते हो किस तरीके से होता है। तो वो आपका इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, क्योंकि वेव्स आपको दिख रही हैं। तो ट्रांसड्यूसर यही करता है कि मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का सिग्नल। सिग्नल क्या होता है बेसिकली? तो सिग्नल हम किसे बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन जो आपकी इलेक्ट्रिक फॉर्म में है उसको एक सूटेबल कंडीशन तक मीट कराएंगे, जिससे कि वो ट्रांसमिट हो सके, तो वो आपका सिग्नल की कैटेगरी में आएगा। तो सिग्नल ये है, इन्फॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जो कि आपके ट्रांसड्यूसर द्वारा किया जा रहा था, और सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। तो सिग्नल आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। वो एक होता है आपका एनालॉगी यानी अनुरूप, दूसरा होता है आपका डिजिटल सिग्नल। तो सबसे पहले करेंगे एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल आपका कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, जबकि डिजिटल सिग्नल आपका डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। कंटिन्यूस फॉर्म से क्या है, ये साइन वेव को फॉलो करेगा, और जो आपका डिजिटल होता है वो आपका 0-1 की फॉर्म में रहता है, इस तरीके से। तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एनालॉग सिग्नल आपका वह सिग्नल होता है जिसमें करंट या वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था, इसमें ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। डेल्टा टी सेकंड पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, करंट या वोल्टेज दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्पीच हो गया, जैसे कि हम लोगों ने अभी आपको बताया था। रिकॉर्डर आप ऑन कीजिएगा अपने वॉइस रिकॉर्डर मोबाइल का, वहां पर देखिएगा कंटिन्यूस चेंज होगी, तो वो आपका एनालॉग सिग्नल हो गया। डिजिटल सिग्नल की बात करने से पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पीच सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 300 हर्ट्ज से लेकर 3100 हर्ट्ज तक रहती है। यानी जो आवृत्ति परास होती है वो 300 हर्ट्ज से लेके 3100 हर्ट्ज तक रहती है। और सेकंड नोट है आप लोगों का, जो इसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है यानी श्रव्य आवृत्ति, उसकी जो परास होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक रहती है। क्लियर है? ये ह्यूमन बीइंग के लिए है। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ये कई बार पूछा गया है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन आपको स्पीच सिग्नल, अभी आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हो, तो स्पीच सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने डिजिटल सिग्नल की। अंकीय संकेत, जैसे कि अंकीय लिखा हुआ है, 0 और 1 से ये होगा। तो ए डिजिटल सिग्नल इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम।
तो ये आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है टाइम का, जो कि स्टेप वाइज वेरिएशन में होगा, जैसे कि हमने आपको डायग्राम से बताया। डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि ये देखिए ये हुआ, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 1 है तो 1 रह रही है t सेकेंड्स के लिए, फिर उसके बाद 0 हुई, फिर 0 रहेगी, फिर 1 होगी, फिर 1 रहेगी, फिर 0 होगी। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है टाइम का। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए पल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉइस की। शोर क्या होता है, जो कि अनवांटेड साउंड्स आ जाती हैं चैनल में ट्रांसमिशन के दौरान, उसे हम लोग नॉइस बोलते हैं। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है, नॉइस रेफर टू अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि जो आपका संचार व्यवस्था होती है उसमें अनवांटेड सिग्नल्स आ जाना, जिससे कि आपका जो ट्रांसमिशन है वो डिस्टर्ब होता है, या जो मैसेज सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है, उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। बेसिकली अनवांटेड सिग्नल हैं जो कि ट्रांसमिशन के थ्रू एंटर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशन हो रहे होते हैं, तो इसलिए नॉइस आना लाजमी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, तो ट्रांसड्यूसर करता था आपका मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट, और जैसे कि सिग्नल के लिए हमने बताया वो सूटेबल होना चाहिए ट्रांसमिट होने के लिए, तो उसको सूटेबल कौन बनाएगा, वो बनाएगा आपका ट्रांसमीटर। तो यही आपका लिखा हुआ द इनकमिंग मैसेज सिग्नल मेक इट सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू अ चैनल, वो आपका ट्रांसमीटर करता है। ठीक है। ट्रांसमीटर एक बॉक्स है जो कि इनकमिंग मैसेज सिग्नल को लेता है और उसको इस तरीके का सिग्नल बनाता है जो कि चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हो सके, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी मैच करानी होती है। कभी कभी कम फ्रीक्वेंसी की वॉइस निकली या सिग्नल निकला, उसको सूटेबल फ्रीक्वेंसी में बनाता है जिससे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो सके। तो वह कौन करता है, ट्रांसमीटर करता है। क्लियर है। तो जैसे कि आप लोग इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, मैसेज सिग्नल निकला, ट्रांसमीटर ने क्या किया, उसको एक सूटेबल फॉर्म में बना दिया जिससे कि वो चैनल के थ्रू पास हो सके। नेक्स्ट है आप लोगों का फिफ्थ पॉइंट, रिसीवर। रिसीवर आपको पता ही है क्या करेगा, ट्रांसमिटेड सिग्नल को रिसीव करेगा, जिसमें नॉइज भी होगी, उन सभी को रिसीव करेगा। तो पिकअप द ट्रांसमिटेड सिग्नल एट द चैनल आउटपुट, चैनल के आउटपुट पे वो ट्रांसमिटेड सिग्नल को पिक करेगा, और वर्क क्या होगा रिसीवर का, उसको रिप्रोड्यूस करेगा मैसेज सिग्नल को सूटेबल फॉर्म में। जो यहाँ से मैंने बोला आप तक वो पहुँचा, वो रिसीवर ने उसको क्या किया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से, और आप जिस फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हो उसमें उसको रिप्रोड्यूस करना। तो ये आपका बेसिकली रिसीवर का वर्क हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का एट्यूनेशन, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एट्यूनेशन क्या होती है, क्षीणता, यानी कि जो भी लॉसेस होंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू, ट्रांसमिशन के थ्रू, उसे हम लोग एट्यूनेशन बोलेंगे। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ में जितने लॉसेज होंगे उसको हम एट्यूनेशन बोलेंगे। टेक्निकल टर्म है, सिर्फ इतना समझना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपीटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि आपका लास्ट पॉइंट है। उसकी मदद से हम इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते रहते हैं, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रांसमिशन हो सके। सेवेंथ पॉइंट है आपका एम्पलीफिकेशन, यानी प्रवर्धन। तो एम्पलीफिकेशन क्या है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ एट्यूनेशन हो रही थी, यानी कि लॉस हो रही थी, उसको एम्पलीफाई कर देना, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल हो सके, जो कि हम रिपीटर का यूज़ करके करते हैं। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल यूजिंग सम सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ करके हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं। और एम्पलीफिकेशन क्या है, सिंपल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देना ट्रांसमिटेड सिग्नल की, जिससे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं। टेक्निकल टर्म है तो इनकी डेफिनेशन ही बता सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि आपको ये पॉइंट्स समझ में आए हैं। बेसिक पॉइंट्स हैं, आपसे ये डेफिनेशन फॉर्म में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इनके क्वेश्चंस को करने के लिए ये पॉइंट्स पता होना ज़रूरी है, इसलिए इनको ज़रूर ध्यान से देखिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया, ट्रांसमीटर उसको सूटेबल फॉर्म में बताता है, तो वहाँ पर भी एम्पलीफिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ से कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल निकला तो उसको वह पहले एम्पलीफाई करेगा ट्रांसमीटर के अंदर, तब वो चैनल के थ्रू भेजेगा। अब सोचिए चैनल के थ्रू पहुँचते पहुँचते कम हो गई, तो वो मैसेज सिग्नल डिप्लॉय ना हो, ख़राब ना हो, तो फिर से उसको एम्पलीफिकेशन किया जाएगा, तो वो रिसीवर पॉइंट पे भी एम्पलीफिकेशन होगा, जिससे कि आपको सही से क्लियर समझ में आए। तो इट कैन बी डन एनीवेयर बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वेयर द सिग्नल स्ट्रेंथ वीक। जहाँ जहाँ सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होगी
वहाँ एम्पलीफिकेशन होगा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का पॉइंट नंबर 8, रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज। प्रसार क्या होता है, किसी चीज़ की रेंज क्या है, सिंपल टेक्निकल टर्म है। तो ये लार्ज डिस्टेंस होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, जिसकी एक स्ट्रेंथ सफिशिएंट होगी रिसीव करने के लिए, तो उसको हम लोग रेंज बोलेंगे कि आपकी रेंज कहाँ तक है, आप कितनी देर तक स्टडी कर सकते हो, तो वो आपकी रेंज हो गई। तो इसी तरीके से ये भी एक लार्जेस्ट डिस्टेंस है, जैसे कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो एक रेंज होती है किसी सिग्नल की ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक, जहाँ पर ये सिग्नल रिसीव किया जाना है, तो उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ की पॉइंट को हम लोग रेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई क्या होती है। तो अब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की रेंज, उसको हम लोग बैंड विड्थ बोलते हैं, जहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम आपका वर्क करता है। द रेंजेज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क, उसे हम लोग बैंड विड्थ बोलते हैं, बैंड चौड़ाई। यानी कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की जो रेंज मिलाई जाती है उसको हम लोग बैंड विड्थ बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का 10, मॉड्यूलेशन, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता उसे हम लोग आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को हम बता रहे थे, ट्रांसमीटर से पहले जो आपका सिग्नल निकला वो काफ़ी वीक फ्रीक्वेंसी का था, लेकिन अब उसको दूर ले जाने के लिए उसमें हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, उसमें एडिशनल फ्रीक्वेंसीज मिलानी चाहिए या वेव्स देनी चाहिए। तो उसको हम लोग कैरियर वेव्स बोलते हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की रहती हैं, सूटेबल रहती हैं कम्युनिकेशन कराने में। तो इन दोनों को मर्ज करने की प्रोसेस को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जैसे कि वीक ऑडियो सिग्नल निकला, उसको आप तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कैरियर वेव्स को ऐड करेंगे, जो कि आपके कई टाइप के होते हैं, AM और FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जिसकी ज़रूरत होती है उसे हम करेंगे। एम्पलीट्यूड बढ़ाना है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे। तो यही सिंपल सी प्रोसेस है। क्या है कि जैसे कि आपका ऑडियो सिग्नल है, जो कि आपका वीक सिग्नल है, इसको आप लोग कैरियर वेव के साथ ऐड करोगे, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, जो कि एक सूटेबल फॉर्म में आपको दे देगा, जिससे कि वो ट्रांसमिट हो सके। तो यही आपका मॉड्यूलेशन होता है, और इसकी आवश्यकता भी आपको यहाँ पर समझ में आ रही है कि लॉसेज होंगे, जो कि हम डिटेल में करने वाले हैं, तो वहीं डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ सुपर इम्पोजिंग द लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जिसको हम लोग कैरियर वेव या वाहक तरंगें बोलते हैं। यानी कि ये वह फिनोमेना है जिसमें हम लोग लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ। पॉइंट नंबर 11 है आपके सामने, डिमॉड्यूलेशन। अभी हम लोगों ने मॉड्यूलेशन देखा। तो जैसा कि हमने बताया कि ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी होती है, रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की सुनने की। तो उससे ऊपर अगर आपको सुनाया जाएगा तो आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, यानी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए डिमॉड्यूलेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि कैरियर वेव्स उसको इतना मॉड्यूलेट कर देती हैं जिससे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर कर सके। जैसे कि यहाँ से हमने बात बोली और आपके पास तक पहुँच रही है, जिसके बीच में काफ़ी दूरी है, तो उसको मॉड्यूलेशन के थ्रू पहुँचाया। लेकिन अब आप उसको डायरेक्टली नहीं सुन सकते, तो उसको डिमॉड्यूलेट करने की ज़रूरत है। तो यही यहाँ पर नेसेसिटी भी आपके सामने समझ में आ गई। तो उस प्रोसेस को हम लोग डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, द प्रोसेस इन विच द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव एट द रिसीवर। यानी कि ये वो प्रोसेस होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया जाता है, निकाला जाता है जो मॉड्यूलेटेड वेव हैं उनसे रिसीवर्स के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो आपका फ़ोन में मॉड्यूलेटर भी होता है, डिमॉड्यूलेटर भी होता है, दोनों चीज़ होती हैं। जब आप लोग सुनते हो तो डिमॉड्यूलेट करके आपके पास साउंड आती है, और जब आप बोलते हो तो वो, जैसे कि आपने बोला, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी जो ऑडियो है सिर्फ 10 मीटर लॉन्ग या 5 मीटर लॉन्ग तक जा सकती है, लेकिन उसको 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर तक पहुंचाने के लिए उसको मॉड्यूलेट करना होगा। अब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर वो ऑलरेडी है, तो आप उसे डायरेक्टली नहीं सुन सकते, तो उसको डिमॉड्यूलेट करना होगा, जिससे कि आप आसानी से सुन सकें और उसको समझ सकें। क्लियर है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिमॉड्यूलेशन बोलेंगे। अब इसी के लिए आपका आ रहा है 12 रिपीटर, पुनरावर्तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको बीच में लगाया जाता है, जिससे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके। क्लियर है। तो यही आपका है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। इसमें क्या होता है, रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं, उसका ये कॉम्बिनेशन होता है जो कि बार बार उसको रिपीट करता है प्रोसेस को। यानी कि जैसे कि आपने सिग्नल भेजा
ट्रांसमीटर से क्या पहले रिसीवर पे जाएगा, रिसीवर ने रिसीव किया उसको, फिर से उसको ट्रांसमीटर तक पहुंचाने के लिए उसको रिसीवर से फिर ट्रांसमीटर पे जाएगा, फिर ट्रांसमीटर उसको फिर एम्पलीफाई करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, फिर वो रिसीवर रिसीव करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरीके से उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाया जाएगा रिपीटर की मदद से। तो ये हमारे 12 पॉइंट्स थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इट सिलेक्ट द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर था, ये आपका ट्रांसमीटर से ट्रांसमीटर सिग्नल निकल के आया, तो रिसीवर ने उसको रिसीव किया। रिपीटर का ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं हम। तो ये रिसीवर ने रिसीव किया, अब ये रिसीव सिग्नल को फिर से ट्रांसमीटर तक पहुंचाएगा। ये 1 यूनिट हो गई। इसी तरीके से आपकी सेकंड यूनिट। तो इस तरीके से बहुत सारे रिपीटर लगे रहते हैं जिससे कि वो सिग्नल की स्ट्रेंथ डाउन ना हो, उसे टाइम टू टाइम उसको स्ट्रेंथन किया जाता है जिससे कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके। तो ये थी हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपने 12 पॉइंट्स नोट किए होंगे। अगर नहीं नोट किए तो इसकी PDF आपको लर्न विद डिफेंस ऐप पर मिल जाएगी। तो चाहिए उसको ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया, तो वो नोट के फॉर्म में आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि MCQ में पूछ सकता है रिपीटर का यूज़ बार बार क्यों किया जाता है। तो वो रेंज ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लोग करेंगे एंटीना को, जिसके ऊपर आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि एंटीना आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। तो एंटीना आप लोगों का दोनों जगह यूज किया जाएगा, ट्रांसमिशन के साथ भी और रिसेप्शन के साथ भी। यानी जो मैसेज सिग्नल बोला, अब उसको ट्रांसमीटर के एंटीना तक पहुंचना है, वहाँ तक वो पहुंचता है और फिर उसको दूसरे एंटीना पर डिलीवर करता है। जैसे कि ये आपका एक एंटीना हो गया ट्रांसमिशन का, यहाँ से आप लोगों ने बोला यहाँ पर ये कनेक्ट हुआ, वहाँ तक इसको ये पहुँचाएगा। तो ये बेसिकली आपके एंटीना होते हैं। एंटीना काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, क्योंकि यही वो ऑब्जेक्ट है जो कि आपके ट्रांसमिशन को, कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने में मदद करता है। तो एंटीना की क्या हाइट होनी चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्या होती है। 3 रीजन्स की वजह से मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। नंबर 1, लेंथ ऑफ एंटीना, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि एंटीना की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली जो एंटीना की लेंथ होती है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी वेवलेंथ है लैम्डा, उसकी 1/4 होनी चाहिए एंटीना की लेंथ। यानी कि ये आपका एंटीना है, हाइट बोल लीजिए भले ही, तो इसकी जो लेंथ है वो 1/4 होनी चाहिए वेवलेंथ की। तो जैसे कि आपको पता है वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी कंपैरिजन में अगर हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया तो एक छोटी सी वेवलेंथ के लिए भी 50 किलोमीटर तक की हाइट का एंटीना लगाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए भी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो इतना मॉड्यूलेट कर दे कि वो एंटीना की लेंथ को कम किया जा सके और कम्युनिकेशन सिस्टम को किया जा सके। तो यही आपका लिखा हुआ है, ईच एंटीना शुड हैव साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल एट लीस्ट λ/4 इन साइज। यानी कि जो हर एंटीना की जो हाइट होनी चाहिए वेवलेंथ के कंपैरिजन में λ/4 होनी चाहिए, जिससे कि जो सिग्नल का वेरिएशन है वो एंटीना प्रॉपरली सेंस कर सके, लेकिन विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन हमने आपको एक वीक सिग्नल के पर्पज़ में बताया और एक एंटीना के पर्पज़ में भी आपका हो गया। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीजन जो है हमारा इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाई एंटीना, यानी जो एंटीना द्वारा इफेक्टिव पावर रेडिएट की जाएगी उसके लिए भी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। तो मॉड्यूलेशन में आपको ये तो समझ में आ गया होगा, अगर हमें λ/4 करनी है तो हमें लैम्डा को घटाना होगा, तभी तो जो एंटीना की हाइट है वो कंपेरेबल बढ़िया होगी। तो ये मॉड्यूलेशन में हो रहा है। और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, मतलब बेसिकली वही है, क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिक सा यही हो रहा है मॉड्यूलेशन में कि लैम्डा को डिक्रीज कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इफेक्टिव पावर जो एंटीना द्वारा रेडिएट की जाएगी, तो गुड कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हाई पावर होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा को डिक्रीज करेंगे और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे,
जिससे कि इफेक्टिव पावर रेडिएट हो सके, तो इसलिए भी हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। तो एज हाई पावर इज नीड फॉर गुड ट्रांसमिशन फॉर अ गिवन एंटीना लेंथ एल, वेवलेंथ लैम्डा। तो वेवलेंथ लैम्डा जो है वो स्मॉल होनी चाहिए या फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे जिससे कि वो इफेक्टिव पावर रेडिएट कर सके, जिससे कि लॉन्ग ट्रांसमिशन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर। यानी कि अभी देखा हमने बताया आपको कि करोड़ों कम्युनिकेशन हो रहे होते हैं, तो डिफरेंट ट्रांसमीटर से मिक्सिंग हो जाती है। उस चीज़ को बचाने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि हर की फ्रिक्वेंसी अलग अलग हो, वो आसानी से मैच ना कर पाए। तो इसलिए भी हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। तो ये 3 आपके मेजर रीज़न थे जिसकी वजह से हम लोग मॉड्यूलेशन करेंगे। और मॉड्यूलेशन आपके कई टाइप के होते हैं, जिनमें से हम लोग सिर्फ 2 टाइप के पढ़ेंगे, 3 टाइप के मेंशन किए जा रहे हैं। तो एक होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन। एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। और थर्ड होगा आप लोगों का फेज मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, पहले 2 को ही करेंगे क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत ही सिंपल है, एम्पलीट्यूड से क्लियर हो रहा है। इसके हम लोग एम्पलीट्यूड में चेंजेस करेंगे, जैसे कि मॉड्यूलेशन का आपको पहले से ही पता है, कैरियर वेव के साथ हम लोग मिलाते हैं जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इस बार हम लोग एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो उसको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। तो जैसे कि ये आपकी कैरियर वेव हो गई जो कि हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है। अब इसको हम लोग लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव के साथ मर्ज करेंगे, जिसका एम्पलीट्यूड लो होगा। इन दोनों के एम्पलीट्यूड को मिक्स करेंगे तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कुछ डाउन होगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ईसी यहाँ पर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड को दर्शा रही है, ईएम यहाँ पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव के एम्पलीट्यूड को दर्शा रही है। और जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, EC प्लस MAEC साइन ओमेगा MT। तो इस तरीके से इसका ये रिजल्टेंट होगा, जिसमें तो इस तरीके से जो होगा वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। तो यही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। हम लोगों ने कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज किया, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी इन अकॉर्डिंग्स विद द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसका डिसएडवांटेज देखेंगे हम लोग FM के ऊपर, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड के ऊपर। तो जो पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है वो ये है कि AM मॉड्यूलेशन में, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी रहती है कैरियर वेव की, वह रिमेन्स अनचेंज रहती है। तो ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। इसमें हम लोग कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। तो ये हो गई आपकी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, और ये आपकी हो गई लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो वेव। और इसको हम लोग जब मर्ज करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। क्यों करते हैं और इन दोनों का क्या क्या एडवांटेज है, मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं ये तो आपको पता ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्यों करते हैं या फिर AM क्यों करते हैं ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग इसको एडवांटेज देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इन अकॉर्डिंग्स विद द ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, नाम से क्लियर हो रहा है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलेशन आपको पता है कि कैरियर वेव के साथ मर्ज किया जाता है, लेकिन किस किस एस्पेक्ट में किया जा रहा है वो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। जिस समय हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे वो आपका FM कहलाएगा, और जिस समय हम लोग एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे वो आपका AM कहलाएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज क्या है FM के AM के ऊपर, क्योंकि हम एक से भी तो काम चला सकते हैं, 2 क्यों कर रहे हैं, या जो आपके और भी टाइप्स हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मॉड्यूलेशन करना होता है। तो यहाँ पर FM के ज़्यादा एडवांटेज हैं AM के ऊपर। तो पहला एडवांटेज ये है कि जो FM होता है वो मोर एफिशिएंट होता है कंपेयर टू AM ट्रांसमिशन, यानी जो FM का ट्रांसमिशन होता है वो मोर एफिशिएंट होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, मोर एफिशिएंट। सेकंड पॉइंट जो है एडवांटेज का वो ये है कि जो FM रिसेप्शन होता है उसमें ऑलमोस्ट नॉट इफेक्टेड रहता है नॉइस के, यानी कि जो FM होता है उस नॉइस का जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू AM। तो FM में
जो नॉइज़ का इफेक्ट होता है वो वेरी वेरी लेस देन होता है AM से। तो जैसा कि हमने आपको बताया था बहुत सारे ट्रांसमिशन हो रहे हैं, तो FM उसको रोक देता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। तो जो इंटरफेरेंस है, मिक्सिंग है, जो आपके एडजेसेंट कम्युनिकेशन है, उनको वह रोक देता है। तो इसलिए FM मोर प्रेफरेबल है इन कंपैरिजन टू AM। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मॉडेम क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन है। तो मॉडेम आप लोगों का बेसिकली दो प्रोसेस को मिलाकर बना है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। तो इसी पर्पस में इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है मॉडेम। MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब होता है डिमॉड्यूलेटर, जो कि अभी भी आप लोगों के ऑफिसेज में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी वाईफाई सिस्टम आ गया है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है, जो कि आपसे क्वेश्चंस में पूछ सकता है, MCQ में पूछ सकता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप लोगों का सिंपल सा ट्रांसमिटेड सिग्नल की स्ट्रेंथ और क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है AM ओवर AC। AM क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और AC है आप लोगों की एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कैरियर वेव को मॉड्यूलेटेड ऑडियो फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज कर रहे थे, तो उन दोनों के एम्पलीट्यूड के रेशियो को हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, और जिसका उपयोग किया जाता है स्ट्रेंथ और क्वालिटी को मेजर करने के लिए। तो जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको किसका मिलेगा? एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जैसे कि आपकी कोई ऑडियो फ्रीक्वेंसी है उसका एम्पलीट्यूड होगा, और जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड आपको दे रखा होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वीडियो लेंथी जरूर रहेगी लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा। तो हमारे पास एक कैरियर वेव की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आपकी बोल्ट की इक्वेशन है, और यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है मॉड्यूलेटिंग वेव का, ये तो हो गई आपकी कैरियर वेव, और एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है मॉड्यूलेटिंग वेव का, मॉड्यूलेटेड ऑडियो फ्रीक्वेंसी का, वो है 2। तो अब आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना है। आपके पास AM है, AC आप लोगों के पास ये हो गया क्योंकि ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो AM बराबर 2, AC बराबर 5, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2/5। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आपको इस तरीके से दे सकता है, कैरियर वेव की इक्वेशन दे, और आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी का दे जो कि हमारी AF है, उसका एम्पलीट्यूड दे, या उसकी भी आपको इक्वेशन दे। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपका ये होता है, जो कि आपको पता होगा जब आप लोगों ने वेव्स को पढ़ा है या AC को पढ़ा है, तब आप लोगों ने देखा होगा ये आपका एम्पलीट्यूड को दर्शाता है और ये आपका फेज को दर्शाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल बेसिक सा न्यूमेरिकल बनता है, अगर आपको पता होगा तब आप लोग इसको निकाल पाओगे। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब इसके बाद जो रहेगा मेजर पोर्शन, जहाँ से ज़्यादा MCQ आने के चांसेस रहते हैं, वो होगा आपका स्पेस कम्युनिकेशन। तो उसके लिए आप लोगों ने अगर इस लेक्चर को देख लिया तो वो आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है और उसको अब वहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने MCQs को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसके बाद चेक कीजिए आपका आंसर क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी को अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव इज नोन एज। तो जो मॉड्यूलेशन होता है वह यही है कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी या ऑडियो वेव को कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करना, वो क्या कहलाता है? आपका मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलन। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन स्टूडेंट से हुआ अच्छी बात है, जिन स्टूडेंट से नहीं हो रहा है वो लोग देख लीजिए क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है, एन एंटीना बिहेव्स एज ए रेजोनेंट सर्किट। तो सबसे पहले रेजोनेंट सर्किट क्या होता है? रेजोनेंट सर्किट वह सर्किट होता है जिसकी इम्पीडेंस बहुत कम होती है, यानी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर जिसकी इम्पीडेंस कम हो उसको हम लोग रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। और इसका उपयोग किया जाता है रेडियो और टेलीविजन ट्यूनर्स में, जिससे कि जो ब्रॉडकास्ट सिग्नल है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को उनको कैच करने के लिए। यानी कि आप लोगों ने अगर देखा होगा जो आपके डिश टीवी होती है या आपके जितने भी सेटअप बॉक्स होते हैं उनमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पर चैनल होते हैं, उसको हम ट्यून करते हैं तब वो चैनल कैच हो पाते हैं और उनसे फिर आप लोग देख पाते हो। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ट्यून। तो ट्यून जब आप लोग करते हो तो वहाँ पर क्या होता है,
रेजोनेंट सर्किट की ज़रूरत होती है और उसका उपयोग करके जितने भी रेडियो चैनल्स हुए या टेलीविज़न चैनल्स हुए उनको कैच किया जाता है, जो कि एक एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रहते हैं, तो वह आपका रेजोनेंट सर्किट के थ्रू किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये आप किसके ऊपर करेगा, यानी कि लेंथ क्या होनी चाहिए एंटीना की जिसके ऊपर ये कर सके। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया कि जाहिर सी बात है बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, तो वह आपका एक लेंथ पर नहीं रहेगा, वह आपका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा λ/2 यानी वेवलेंथ के। तो λ/2 कैसे आया, जैसे कि आपको ये पता है ये पूरी लेंथ लैम्डा होती है जो कि 2π के बराबर होती है। और एंटीना रेजोनेंट की तरह कब बिहेव करेगा, जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन बने बीटा l बराबर n π का, और 2π बराबर हो जाएगा लैम्डा, तो पाई बराबर आ जाएगा आपका λ/2। तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा n λ/2, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 या सिर्फ λ/2। उस समय पर जो एंटीना होगा वो रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वो लेंथ होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स FM को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर रॉन्ग है। इंडिया में जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो AM मॉड्यूलेशन के थ्रू होता है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू, ना कि FM। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, FM आप लोगों ने सुन रखा है जिसे हम लोग रेडियो ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, लेकिन उसका जो मॉड्यूलेशन होता है वो आपका AM होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसीलिए काफ़ी नॉइज़ भी आती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप लोगों की नॉइज़ नहीं आती है, कम आती है इन कंपैरिजन टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लेकिन जो आप लोगों ने रेडियो ट्रांसमिशन सुना है रेडियो चैनल्स के थ्रू, उसमें होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोगों ने अपने ब्लॉक डायग्राम में देखा था, ट्रांसमीटर से जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है वो निकलता है, चैनल में एंटर करता है और चैनल में ही नॉइज ऐड हो रही थी। आपको फिगर याद होगा, ब्लॉक डायग्राम, आप चाहें तो पीछे जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ से नॉइज ऐड होती है और वहीं से अफेक्ट होता है, तो हम उसे ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं या इन दी चैनल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए पॉइंट टू पॉइंट को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। टेलीफोनी इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। रिसेप्शन के दौरान सिग्नल की डिकोडिंग होती है, चाहे वो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड हो, और फिर उसको स्टोर किया जाता है और इंटरप्रिटेट भी किया जाता है, यानी कि तीनों प्रोसेस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी रिपीटर को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। कम्युनिकेशन की रेंज को एक्सटेंड किया जाता है रिपीटर के थ्रू, और रिपीटर आपका कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर का। और जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं वो जाकर लेक्चर को दोबारा से देखिए, सही से देखिए, स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ये सारे पॉइंट्स कवर करा दिए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी से होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, मॉडम आप लोगों का मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर का शॉर्ट नेम है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। तो जो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज तक को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और PDF के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो लर्न विद डिफेंस ऐप को, और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो लर्न विद प्राइम ऐप को। वहाँ पर डेली फ्री टेस्ट भी होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।